A very, very good evening, guys. Please confirm me in the chat box whether I am live or not. Confirm me very quickly, guys. Am I live? Am I audible? Am I visible? Everything is clear or not? Good evening, guys. Good evening, everyone. Good evening. Please confirm me whether I am live or not. Good evening, Surender. Good evening, guys. Good evening, everyone. So today we are going to discuss about your chapter number 4. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आप मुझे प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो कि मैं ऑडिबल हूँ, एम आई विजिबल, एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लियर और नॉट. एंड प्लीज गाइज हिट द लाइक बटन. जब तक बाकी स्टूडेंट ज्वाइन इन नहीं कर लेते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट. डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. Please subscribe our channel. Please press the bell icon so that you can get the notification of the future classes, future sessions. So yes, guys, shall we start with the session? Shall we start with the session or not? Shall we start with the session or not? जब तक बाकी बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं फटाफट एक बार आपको वेबसाइट दिखा देना चाहती हूँ. अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि हमें कैसे यहाँ पे MEPL क्लासेस में एनरोल करवाना है, सो www.meplclasses.com में आप विजिट कर सकते हो. वहाँ कोर्सेज में जाओगे, जो भी आपके लिए रेलिवेंट कोर्स है वो आप सिलेक्ट करके फटाफट जो है एडमिशन्स ले सकते हो. एंड हो सकता है इन फ्यूचर आप इतना अच्छे से पढ़ाई करो, आपका भी जो नाम है हमारे वेबसाइट के मेन पेज पे डिस्प्ले में आए. ठीक है. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल द टॉप रैंक होल्डर्स एंड आई जस्ट प्रे एंड विश कि आप लोगों का भी नाम इस वेबसाइट में मेन पेज के अंदर आए, सो दैट वी कैन बी प्राउड ऑफ यू गाइज. Yes, today I'm going to give you the notes of both the chapter 3 and chapter 4 together. आज दोनों चैप्टर का नोट साथ में मिल जाएगा. ठीक है. तो चलो अब मेरे को बताओ, कैन वी स्टार्ट विद द टुडेज सेशन और नॉट? कैन वी स्टार्ट विद द टुडेज सेशन और नॉट? सो दिस चैप्टर इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ज़्यूरिच IC2 मॉडल क्या होता है, बेसल नॉर्म्स क्या होता है, एंड देन ऑल्सो ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल जिसके ऊपर सम्स आते हैं इस चैप्टर में. So these are the most expected questions, topics which are asked from this particular chapter. तो अभी मैंने जो भी टॉपिक्स आपको बोला, लाइक अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है, ERM का मतलब क्या है, ERM का फ्रेमवर्क क्या है, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं. ठीक है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द रिस्क दे कैन गिव यू, लाइक सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, दोनों का डिफरेंस क्या होता है. ठीक है. व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, ज़्यूरिच IC2 मॉडल क्या होता है, बेसल नॉर्म्स, फिर उसके बाद ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल. लॉन्ग जो है क्वेश्चंस में आपका ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल के ऊपर सम्स आता है विच कैन कम फॉर 8 मार्क्स ऑल्सो, 6 to 8 मार्क्स का सम्स आ सकता है. सो दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट to cover all these topics which I have mentioned here right now in this session of 1 hour. ठीक है. तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, what does the word risk means? रिस्क का मतलब क्या होता है? So according to Dowd, ठीक है, आपको लिख कर आना है, जब भी रिस्क का डेफिनेशन आएगा you will write according to Dowd, DOWD. ठीक है. He was one of the author जिन्होंने बताया है, he was one of the expert who have defined risk. रिस्क होता क्या है? रिस्क basically refers to the chances of financial loss because of some changes in the underlying risk factor. ठीक है. तो जब भी कोई भी कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होने का डर है, उस डर को हम लोग बोलते हैं रिस्क. और वो रिस्क किस लिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर. और यू कैन ऑल्सो से when there is a deviation in the planned course of action, जैसा आपने प्लानिंग किया था वैसा नहीं हो रहा है, उसमें चेंजेस आ गया और जिसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, देन इट इज कॉल्ड एज रिस्क. ठीक है. तो मैंने रिस्क का 2 डेफिनेशन बताया. अकॉर्डिंग टू Dowd, रिस्क का मतलब क्या होता है? चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस विच कैन ऑकर ड्यू टू रैंडम चेंजेस इन द underlying risk factor. और otherwise you can also say risk का मतलब हुआ deviation
फ्रॉम द प्लान्ड एक्शन इन अ नेगेटिव मैनर, ठीक है, अगर डेविएशन हो रहा है प्लान्ड एक्शन से पॉजिटिव मैनर में, तब तो वो हमारे लिए फायदे का ही बात हुआ, रिस्क नहीं हुआ ना। लेकिन अगर नेगेटिव मैनर में हो रहा है तब हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, रिस्क। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा सेल्स जो है ना 1 लाख यूनिट होगा, बट 80,000 हुआ, तो यानी डेविएशन हो गया फ्रॉम द प्लान्ड एक्शन, तो 20,000 शॉर्ट सेल हुआ, कम सेल हुआ, जिसकी वजह से मेरा एंटरप्राइज में रिस्क हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, रेवेन्यू कम हुआ, मे बी मेरा कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाया। सो दीज आर द पॉसिबल रिस्क विच कैन अराइज बिकॉज ऑफ द डेविएशन in the planned course of action and that too in a negative manner. Now you know there are different types of risk. हम लोगों ने डिस्कस किया था कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप ऑफ रिस्क से एक्सपोज होता है. इट कैन बी कंट्री रिस्क, इट कैन बी पॉलिटिकल रिस्क, इट कैन बी इकोनॉमिक रिस्क, इट कैन बी सोशल रिस्क, इट कैन बी इकोनॉमिकल रिस्क, इट कैन बी सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क, इंडस्ट्री रिस्क, कॉलेबिलिटी रिस्क, कन्वर्टिबिलिटी रिस्क, करेंसी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क. सो मेनी रिस्क आर देयर, बिजनेस रिस्क. ठीक है, तो अब इसके ऊपर सवाल कैसे आता है, दे कैन गिव यू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द रिस्क. अभी हमने फिलहाल क्या किया बताओ, वी हैव डन द डेफिनेशन ऑफ रिस्क. रिस्क रेफर्स टू द चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू रैंडम चेंजेस इन द अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर. रिस्क के अंदर 3 कंपोनेंट होता है. सिनेरियो जिसकी वजह से रिस्क हुआ, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रिस्क, ठीक है, और फिर दूसरा क्या कि व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द लाइक्लीहुड कि ये रिस्क होगा, और अगर रिस्क हो जाएगा तो उससे एक्सपोजर कितना होगा, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द रिस्क. तो रिस्क के अंदर 3 एलिमेंट्स होता है. द रीजंस बिकॉज ऑफ विच रिस्क कैन ऑकर, अगर रिस्क हो रहा है तो रिस्क होने के बाद उसका इंपैक्ट, उसका एक्सपोजर, उसकी वजह से लॉस कितना होगा, या फिर रिस्क होने का चांसेस कितना है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस. ऑलराइट, अब ध्यान से सुनना, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर मैंने बोला 3 चीज, सिनेरियो, प्रोबेबिलिटी, इंपैक्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे बिजनेस में 20% चांस है कि मेरे बिजनेस में, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फायर लग जाए, और अगर फायर लग गया ना तो मेरे को लॉस होगा 20 लाख का. तो एक्सपोजर अगर मुझे कंप्यूट करना है, अगर मुझे निकालना है कि मेरा लॉस वैल्यू कितना होगा, सो यू नो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सपोजर. तो प्रोबेबिलिटी इज 20% विच इज 0.20 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड लॉस 20. तो यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू, मेरा वैल्यू ऑफ रिस्क कितना आ गया, 4 लाख. What is the value of the risk? एग्जाम में कितना बार आता है, compute the value of the risk. How will you compute? Probability multiplied by the exposure. Probability multiplied by the exposure will give you the value of the risk. ठीक है, now there are different risk management strategy जो हम लोग आगे में डिटेल में करेंगे. You can either accept the risk which is called as risk retention, you can avoid the risk, you can minimize the risk, you can do risk pooling or risk sharing, you can bear the risk. ये आगे डिटेल में करेंगे. अभी मैंने आपको बोला अलग अलग रिस्क क्या होता है. लुक एट दिस पिरामिड, कंट्री रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, सोशल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क, एक्सचेंज रिस्क, कितने सारे रिस्क है यहाँ पे. अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट रिस्क है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टाइप ऑफ रिस्क विच इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल रिस्क. सबसे पहले मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाली हूँ, पॉलिटिकल रिस्क. नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल रिस्क. पॉलिटिकल रिस्क का मतलब हुआ कोई एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि एडवर्सली या सीवियरली इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम चेंजेस और बिकॉज ऑफ सम political events in the host country. Now this political risk can be classified into 2 types, internal political risk, external political risk. Now what is internal policy risk? Internal policy risk हुआ जो आपके कंट्री में कुछ ऐसा पॉलिटिक्स चल रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से आपके बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, विच मे बी यू नो लाइक अमेरिका में बहुत कॉमन है ब्लैक और व्हाइट का जो लड़ाई होता है, रेसिज्म फाइट्स है ना, या फिर रिलीजियस राइट्स, यूनियन बाजी जो हो जाता है ना, रिबेलियंस. सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, इंटरनल पॉलिटिकल रिस्क. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल पॉलिटिकल रिस्क, जो बहुत लार्ज स्केल में होता है, जो बड़े बड़े वॉर हो गए, लाइक वर्ल्ड वॉर 3 अगर मान लो अचानक से हो गया तो ये मेरा क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया ना, ये पूरे कंट्री को इफेक्ट करने वाला है. तो ये क्या चीज का एग्जाम्पल हो गया, एक्सटर्नल पॉलिटिकल रिस्क का. या कोई बहुत बड़ा फॉरेन पावर आ गया आपके कंट्री में, ऑक्यूपेशन ऑफ फॉरेन पावर इन योर कंट्री, जिसकी वजह से आपके कंट्री को खतरा है, या कोई डेट ऑब्लिगेशन बढ़ गया. सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, पॉलिटिकल रिस्क. ठीक है, तो हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल रिस्क. ठीक है, एग्जांपल इंटरनल और एक्सटर्नल दो बोला. इंटरनल में क्या बोला, रिलीजियस राइट, रिबेलियन. ठीक है, एक्सटर्नल में मैंने बोला है एक्सटर्नल पॉलिटिकल रिस्क, ऑक्यूपेशन बाय सम फॉरेन पावर या कोई मेजर वॉर्स. ठीक है, so this is called as political risk. Now what does the word country risk means?
कंट्री रिस्क हो सकता है जब आपने सोचा है कि कोई दूसरे कंट्री में आप काम करोगे, अपना बिजनेस खोलोगे, बट उस कंट्री में द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल एट दैट मोमेंट। कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है, इकोनॉमिक अनरेस्ट हो सकता है, सॉवरेन अनरेस्ट हो सकता है, सोशल रिस्क हो सकता है। तो ये सारे रिस्क कंट्री रिस्क हो गए जो दूसरे कंट्री में आप ऑपरेट करने की वजह से फेस कर रहे हो, है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज कंट्री रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आपको ना एक दूसरे कंट्री में जाकर मान लो कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, बट वो कंट्री, मान लो आप सोचो जापान में जाकर ना कोई सामान बेचोगे, बट जापान में अर्थक्वेक बहुत फ्रीक्वेंट है, वहाँ अर्थक्वेक आ गया, तो आपको लगता है उस मोमेंट में, उस टाइप के सिचुएशन में लोग आपका नया कंपनी जो आपने खोला उसका सामान खरीदेंगे? ऑब्वियसली नॉट। सो दीज आर द काइंड ऑफ कंट्री रिस्क विच यू हैव टू बियर फॉर ऑपरेटिंग इन द कंट्री विच इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसरेस्ट, ठीक है, certain kind of unrest, which may be political unrest or which may be sovereign, which may be any type of external risk going on, political risk going on, social risk going on, economical risk going on. तो ये सब किसके अंदर आ गया? country risk के अंदर आ गया। political, social, economic, all these are called as what? country risk. Now what does the word economic risk means? ये risk जो आपके business को bear करना पड़ा because of the changes in the economic conditions of the country, might be the people income level is falling tremendously, ठीक है। It may depend upon the level of affluence enjoyed by the citizens in the country. It depends upon the growth rate of the national income. It depends upon the propensity to invest, propensity to save. It depends upon the rate of inflation, bank rate, interest rate, है ना, strength of consumer spending. It depends upon the amount of foreign debt outstanding on the country, level of import. तो ये सब क्या चीज के एग्जांपल हो गए? इकोनॉमिक रिस्क के, जहां पे आपको दिखाई देगा मॉनिटरी टर्म्स इज इंक्लूडेड, जहां पे आप देखो कि पैसा से इफेक्ट हो रहा है। इट कैन इंक्लूड इन्फ्लेशन, इट कैन इंक्लूड इनकम, लेवल ऑफ एफ्लुएंस एंजॉयड, इट कैन इंक्लूड इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, exchange rate fluctuation, foreign debt outstanding. So all these are called as what? Economic risk. Even the business cycle is included here. Boom, recession. इसके बेसिस पे भी तो आपके कंट्री में आपको नहीं लगता अगर बूम चल रहा है तो डिमांड विल बी वेरी हाई, विच इज अ गुड साइन, बट अगर कोई कंट्री में रिसेशन चल रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा कम होने वाला है, तो ये कौन से टाइप का रिस्क हो गया? इकोनॉमिकल रिस्क। नेक्स्ट इज योर सोशल रिस्क। सोशल रिस्क हो गया वो रिस्क जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है, एंड दिस रिस्क इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ माइट बी चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, डिससैटिस्फैक्शन अमंग द कंज्यूमर ग्रुप, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या चेंज इन देयर स्टेटस, चेंज इन देयर थॉट्स, चेंज इन देयर बिलीफ, चेंज इन देयर फैशन, या कोई रियॉट्स वगैरह हो गया जिसकी वजह से उनका वे ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो गया है। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज विच रिस्क? सोशल रिस्क, ठीक है, जो किसकी वजह से हो रहा है? सोसाइटी की वजह से हो रहा है। सोसाइटी में कौन है? लोग हैं, जिसके अंदर क्या आ रहा है? एथनिक मिक्स, डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो ये सब फिर उसके बाद कौन सा रीजन है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन विच फैक्टर? सोशल रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क क्या हो गया? वो रिस्क जो आपके कंट्री में नहीं है बट आउटसाइड द कंट्री आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना आया ऑल्दो चाइना में, बट इट बिकेम वाइड स्प्रेड टू मल्टीपल कंट्रीज, ऑल द कंट्रीज गॉट इफेक्टेड बाय इट, जिसकी वजह से सबका जो है ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट हुआ, सबका ट्रेड रिलेशंस को इफेक्ट हुआ। तो वो रिस्क जो आपके कंट्रोल में नहीं है बल्कि दूसरे कंट्री की वजह से राइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिस्क। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने कोई दूसरे कंट्री से सोचा था कि आप लोन ले लोगे, बट अभी उस कंट्री में ना वॉर छिड़ गया, तो आपको लगता है कि आपका जो डेट रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो पाएगा। अब बिकॉज ऑफ द वॉर इन द अदर कंट्री, अब आपका बिजनेस को हैम्पर हो रहा है, उसके ग्रोथ रेट को हैम्पर हो रहा है, उसका जो अभी कैश फ्लोज है वो रुक गया, उसका जो लोन लेने का कैपेसिटी है वो रुक गया। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? एक्सटर्नल रिस्क। नेक्स्ट इज व्हाट? योर एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क इज योर फ्लक्चुएशन इन द फॉरेक्स रेट। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट रिस्क। लाइक $1 का जो वैल्यू है, इट्स फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। एक्सटर्नल रिस्क का एग्जांपल देख लो, कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है दो कंट्रीज के बीच में, लाइक ये सब टेंशन जो चलते रहते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, ठीक है, देन दैट सीरिया कॉन्फ्लिक्ट, अफगानिस्तान वाला, ऑलराइट। तो ये सब मेरा क्या हो गया? एक्सटर्नल रिस्क, जिसका आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। Now what is business risk? Business risk हो गया the risk arising because of the nature of the business in which you are dealing. It may depend upon the type of projects which you are undertaking. It depends upon the type of funds which you have adopted. ठीक है, तो ये सब मेरा क्या हो गया? business risk. It depends upon the competitors, volatility of the revenue, आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, प्रोडक्ट डिजाइन कैसा है, इनपुट अवेलेबल है कि नहीं है,
सप्लायर्स अवेलेबल है कि नहीं रॉ मटेरियल के, लेबर सप्लाई कर्व कैसा है, तो मतलब जो डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अगर ये आपके फेवर में नहीं है तो आपका बिजनेस अच्छे से कैसे चलेगा। तो ये सब मेरा हो गया बिजनेस रिस्क, जो बेसिकली किसका बात कर रहा है, रिस्क एसोसिएटेड विद कंडक्टिंग डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो फाइनेंसिंग द बिजनेस। डेट कितना है, इक्विटी कितना है, ठीक है, फिर लेबर, मार्केट कंडीशन, कंपटीशन, प्रोडक्ट मिक्स, इनपुट अवेलेबिलिटी, प्रॉफिट अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज विच रिस्क, बिजनेस रिस्क। ऑल राइट, तो बिजनेस रिस्क आप देख रहे हो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से, प्राइस की वजह से, या कोई ह्यूमन, कोई एम्प्लॉयज इंजर्ड हो गया काम करते करते, तो ये भी तो एक टाइप का बिजनेस रिस्क है जो ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में रिस्क हो रहा है। या कोई रेगुलेटरी नॉर्म्स आ गया, आपके कोई बिजनेस का प्रोडक्ट को बैन कर दिया। सो ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विच रिस्क, बिजनेस रिस्क। ठीक है, अब बोल रहा है बिजनेस रिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क हुआ जिसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लाइक गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज हुआ है। इंटरनल बिजनेस रिस्क क्या हो गया, लेबर यूनियन, रॉ मटेरियल, ये सब कुछ हद तक आपके कंट्रोल में है। सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल बिजनेस रिस्क। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क हो गया वो रिस्क विच यू आर फेसिंग बिकॉज ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द मार्केट, डेट लेने की वजह से। क्या आप इंटरेस्ट को टाइमली पे कर पा रहे हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका कैसा है, फाइनेंशियल गियरिंग कैसा है, लिवरेज कैसा है, ऑपरेटिंग लिवरेज कैसा है, डेट इक्विटी रेशियो कैसा है। सो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विच योर कंपनी इज केटरिंग टू। आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट है, कितना इक्विटी है। अगर डेट ज्यादा है तो इसकी वजह से आपका डे टू डे जो कैश फ्लोज है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस विल बी वेरी हाई। और अगर इक्विटी ज्यादा है तो बेसिकली डेट ज्यादा है तो आपके पास शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगा, है ना। और अगर इक्विटी ज्यादा है, डेट कम है, तो वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे फिर क्या होगा, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होगा। कंट्रोल आपके हाथ में रहने वाला नहीं है, क्योंकि आपने इक्विटी से ज्यादा फंड उठा लिया है, यानी अपने कंपनी के कंट्रोल को दूसरे लोगों को दे दिया है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली बात कर रहा है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ऑन द लोन विच यू हैव टेकन, डेट यूजेज, वर्किंग कैपिटल क्रंच एंड ऑल के बारे में। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, जो आपने कैपिटल उठाया है, कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट किया है, फिक्स्ड एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। All right, so these are called as what? Financial risk, basically, which is related to what? Finance. Even the risk of bad debt, when the debtors are not paying you back, so you have to write down their accounts. So that is also financial risk, na? ठीक है? Now, what does the word total risk means? Can I say total risk is the summation of systematic risk and unsystematic risk? Now, what is systematic risk? Systematic risk is that risk which cannot be diversified. Systematic risk is that risk which cannot be eliminated by the diversification of the stock portfolio, क्योंकि this is influenced by the general market trend. अगर पूरा सेंसेक्स गिर रहा है तो आपका भी जो शेयर का प्राइस है, वो आपका भी जो इन्वेस्टमेंट है शेयर्स के अंदर, वो भी गिरेगा, रिटर्न गिरेगा। You cannot control it because पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है। पूरा का पूरा मार्केट किसके लिए गिर रहा है? Because of the macro factors, because of the changes in the macro factor which is beyond your control. So that is called a systematic risk, जिसको आप reduce नहीं कर सकते हो by keeping a diversified basket of share. You cannot control here the variation. आप यहाँ पे वेरिएशन को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यहाँ पे वेरिएशन एंड रिटर्न किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द मैक्रो फैक्टर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, विच में भी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस एटसेट्रा, which is under your control ki not under your control, not under your control. So these kind of risk are called as systematic risk. बहुत बार एग्जाम में आपको बोलता है write a short note on systematic risk, तो आप क्या बोलोगे? Systematic risk refers to that part of risk, ठीक है, which cannot be diversified by diversification, which cannot be changed, which cannot be reduced by making your portfolio diversified, by क्या increasing the diversification of your portfolio because they are influenced by the general market trend. Here the variation of the stock return is occurring because of the changes in the macro factor which is beyond your control, which may be because of economic factor, interest rate, purchasing power, market risk. तो ये सब क्या हो गया मेरा? Systematic risk. On the other hand, unsystematic risk क्या हो गया? It refers to that portion of the risk which is caused due to controllable factor. वो आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली ये फर्म रिलेटेड रिस्क, इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्री रिलेटेड रिस्क। फॉर एग्जांपल, मान लो अभी एयरलाइन सेक्टर में ना जो है उतना परफॉर्मेंस एयरलाइन सेक्टर का अच्छा नहीं हो रहा है, तो एयरलाइन सेक्टर का शेयर, सारे ही कंपनी का शेयर्स गिर रहा है, तो आप एयरलाइन में मत इन्वेस्ट करो ना।
आप एयरलाइन में इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके कहाँ इन्वेस्ट कर दो, फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दो, या फिर कोई दूसरे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दो जहाँ आपको रिटर्न हाई लग रहा है। तो यहाँ पे ये रिस्क को आप एलिमिनेट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। सच काइंड ऑफ रिस्क आर कॉल्ड एज अनसिस्टमैटिक रिस्क विच कैन बी रिड्यूस, विच कैन बी एलिमिनेटेड बाय द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। दे आर कॉल्ड एज फर्म स्पेसिफिक रिस्क, है ना। सो अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या हो गया, रिटर्न में वेरिएबिलिटी हो रहा है जो कि जनरल मार्केट ट्रेंड की वजह से नहीं हो रहा है, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन से। ये माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। ऊपर वाला मैंने बोला मैक्रो, ये किसकी वजह से हो रहा है, माइक्रो। अब माइक्रो के अंदर क्या आ गया, कोई पर्टिकुलर कंपनी का लेबर लोग स्ट्राइक पे चला गया, या प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है। ऑलराइट, सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्लियर है। सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी अवॉइडेड की कैनॉट बी अवॉइडेड, कैनॉट बी अवॉइडेड। अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी अवॉइडेड, यस इट कैन बी अवॉइडेड बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। नाउ व्हाट इज मार्केट रिस्क? मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क इज द रिस्क व्हिच इज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इज योर इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर कोई बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स देयर माइट बी अ केस वेयर डिमांड इज एक्सीडिंग योर सप्लाई और सप्लाई इज एक्सीडिंग योर डिमांड, तब जो रिस्क आ रहा है बिकॉज ऑफ विच या तो प्राइस आपका बढ़ेगा या तो प्राइस गिरेगा। सच काइंड ऑफ रिस्क इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट रिस्क। क्लियर है। तो मार्केट रिस्क किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन योर डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है। बिकॉज ऑफ विच क्या होगा, प्राइस इज गोइंग टू चेंज। और डिमांड सप्लाई क्यों चेंज होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इवेंट। सच काइंड ऑफ रिस्क इज कॉल्ड एज मार्केट रिस्क। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क? इंटरेस्ट रेट चेंजेस की वजह से होगा, नाम में लिखा हुआ है। मान लो कॉर्पोरेट डेट का जो लोन का रेट है वो चेंज हो गया, आरबीआई ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर दिया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया या गिरा दिया, तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है इंटरेस्ट रेट का, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, परचेजिंग पावर रिस्क। व्हाट इज परचेजिंग पावर रिस्क? दिस इज द रिस्क व्हिच इज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। ये रिस्क क्यों हो रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जनरल राइज इन द प्राइस लेवल। अगर इन्फ्लेशन होगा तो आपका परचेजिंग पावर क्या होगा, गिर जाएगा ना, है ना। सो that kind of risk is called as what, purchasing power risk. Now next is your default risk. What is default risk? Default risk is a risk which is arising because you have made default in fulfilling your financial obligation. आपने या तो डेट का पेमेंट नहीं किया, या उसका इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, या प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट नहीं किया, टाइमली पेमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से आप या मे बी आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, बैंकरप्ट हो गए हो, आपके असेट्स को बेच दिया गया है। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है। नाउ व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क? लिक्विडिटी रिस्क क्या चीज का रिस्क है, वो रिस्क है जहां पे आप जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। समझ में आया? यू डू नॉट हैव एनफ लिक्विड कैश टू डील विथ योर वर्किंग कैपिटल क्रंचेस। आपका वर्किंग कैपिटल क्रंच हो रहा है ना। तो लिक्विड एसेट्स भी तो जरूरी है ना डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। माइट भी आपका इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ज्यादा हो गया जिसकी वजह से एनफ लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज योर कॉलेबिलिटी रिस्क। व्हाट इज कॉलेबिलिटी रिस्क? कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन हमने पढ़ा था ना। और या फिर आप बोलोगे जब आप बॉन्ड को कॉल कर ले रहे हो बिफोर द मैच्योरिटी डेट, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलेबिलिटी रिस्क। The risk which you have to bear because of the variation in the return. Why? Because your bond was redeemed before the maturity. ठीक है, मैच्योरिटी डेट के पहले उसने रिडीम कर लिया। मान लो कि जो इन्वेस्टर है जिसने आपका बॉन्ड खरीदा था, मैच्योरिटी के पहले ही वो अपना फंड विड्रॉ करने का सोच रहा है, तो अब इसकी वजह से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉलेबिलिटी रिस्क। नेक्स्ट इज योर कन्वर्टिबिलिटी रिस्क। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबिलिटी हो रहा है रिटर्न में। क्यों? बिकॉज आपने जो है कन्वर्ट कर लिया बॉन्ड को इक्विटी शेयर में या इक्विटी शेयर को बॉन्ड में, जिसकी वजह से हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्टिबिलिटी रिस्क। ठीक है। नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्री रिस्क। अब इंडस्ट्री रिस्क क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबिलिटी क्यों आ रहा है रिटर्न में? ठीक है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द इंडस्ट्री एज अ होल। अब इंडस्ट्री में किस टाइप का चेंजेस हो सकता है, कुछ भी चेंजेस हो सकता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कोई चेंजेस हो गया, या फिर कोई कोटास वगैरह में, रेट्स ऑफ टैक्सेस वगैरह में चेंज हो गया, कोई इंटरनेशनल टैरिफ आ गया उसके ऊपर। ठीक है, एनीथिंग कैन ऑकर। सो सच काइंड ऑफ रिस्क आर कॉल्ड एज व्हाट, इंडस्ट्री रिस्क। नॉट इज करेंसी रिस्क, ऑलरेडी वी हैव डन। करेंसी रिस्क मैंने आपको बोला वही फॉरेन एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट इज योर ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, करेंसी रिस्क ऑलरेडी वी हैव डन। अब ऑपरेशनल रिस्क क्या हो गया, अगेन डे टू डे एक्टिविटीज करने की वजह से जो डेविएशन हो रहा है, आपने जैसा अपना फंक्शंस को प्लान किया था, यू कैन नॉट परफॉर्म in the manner you cannot perform in the manner which you have planned, maybe because of labor shortage, human failure, technology failure, unavailability of the raw material, shortage of raw material, या कोई error हो गया, या omission of कोई act हो गया, या कोई technological problem हो गया। such kind of risk जो कि day to day affairs में आपको face करना पड़ रहा है, that is called as operational risk।
है ना, ये किसकी वजह से हो सकता है? दिस मीन्स व्हाट? डेविएशन फ्रॉम द प्लान्ड एक्शन, जैसा आपने प्लान किया था वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। या तो ये हो सकता है ह्यूमन की वजह से, कोई लेबर ने ठीक से परफॉर्मेंस नहीं किया, या कोई टेक्नोलॉजिकल फेलियर, या कोई एरर की वजह से। So all these are called as different types of risk. So tell me, are we through with this or not? This completes your different types of risk. अब हम लोग करेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है. This is very important topic. Often they ask you in exam, what is risk management and what are the objectives of risk management and what are the different risk management strategy. तो risk management होता क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है? रिस्क को असेस करना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द रिस्क टू विच योर बिजनेस इज एक्सपोज टू. अब ऐसे तो आप देखोगे बहुत सारे रिस्क होते हैं. अब क्या जरूरी है सारा रिस्क आपके बिजनेस को इफेक्ट करे? नहीं. तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन से पॉसिबल रिस्क है जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे. फिर उसके बाद जरूरी नहीं ऑल द रिस्क आर हार्मफुल फॉर योर बिजनेस, तो आप उसका लाइकलीहुड, उसका प्रोबेबिलिटी देखोगे, उसका एक्सपोजर देखोगे. सो दैट इज कॉल्ड एज रिस्क मेजरमेंट. सबसे पहले रिस्क असेसमेंट, फिर इसको मेजर करोगे. मेजर करने के बाद आपको पता चलेगा कौन सा रिस्क आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, विच इज कॉल्ड एज रिस्क प्रायोरिटाइजेशन और रिस्क रैंकिंग. एंड देन यू आर फाइनली गोइंग टू डेवलप स्ट्रेटेजीज हाउ यू कैन मैनेज द रिस्क. सो द प्रोसेस ऑफ assessing the risk, then measuring it, and then developing the strategies in order to mitigate these kind of risks is called as risk management. तो risk management मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या किया आपने? आइडेंटिफाई किया कौन से रिस्क है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं. दूसरा आपने क्या किया? एनालाइज किया. फिर उसके बाद क्या किया? देन क्या किया आपने? बताओ. हाउ? देन यू आर गोइंग टू डिवाइस स्ट्रैटेजीज, है ना. देन यू आर गोइंग टू व्हाट? डिवाइस स्ट्रैटेजी की हाउ वी कैन मिटिगेट द रिस्क. ठीक है. सो कैन आई से इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि एवरी डे एनवायरमेंट इज डायनामिक, कीप्स ऑन चेंजिंग. तो आपके बिजनेस को नए नए रिस्क अटैक कर सकते हैं. तो एवरी टाइम यू हैव टू कीप ऑन मैनेजिंग द रिस्क इन योर कंपनी. ऐसा नहीं है एक बार रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बना दिया काम खत्म. एवरी टाइम यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग, है ना, your risk management strategy. So it is a systematic approach, continuous process where you are deciding the best course of action, where you are trying to identify, ascertain, understand the risk which is affecting your entity. अब ये risk management policy बनाता कौन है? आप खुद सोच के बताओ. जो कंपनी के CEO है या चीफ रिस्क ऑफिसर, CRO, इन लोग इन्वॉल्व हो गए ना रिस्क मैनेजमेंट करने में. तो रिस्क मैनेजमेंट है क्या? यहाँ पे आप रिस्क को आइडेंटिफाई करो, असेस करो, मेजर करो. ठीक है. फिर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सजेस्ट करो, रिस्क स्ट्रैटेजीज डेवलप करो जिससे आप रिस्क को क्या कर सको? मैनेज कर सको, रिस्क को क्या कर सको? मिटिगेट कर सको. फिर क्या बोलोगे? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे? इट्स अ कंटिन्यूअस अफेयर. तीसरा क्या बोलोगे? इट इज अफेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का CEO, चीफ रिस्क ऑफिसर. ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क मैनेजमेंट, है ना. फिर क्या बोलोगे? इट्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच जिसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इट्स अ प्रोएक्टिव प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, सिस्टमैटिक प्रोसेस. Are we through with this? So this is called as risk management. We have done the definition. ठीक है. अब हम लोग करेंगे रिस्क मैनेजमेंट करने से क्या फायदा होगा. अगर पहले से ही आप ये असर्टेन करके रखोगे कौन कौन से रिस्क आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, तो अनसर्टेनिटी को आप एलिमिनेट कर सकोगे ना. सो यू कैन एंटिसिपेट अनसर्टेनिटी एंड यू कैन एलिमिनेट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. अब अचानक से आपके बिजनेस में कोई रिस्क आ जाएगा एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो यू आर गोइंग टू फेस अ सेटबैक. बट अगर ऑलरेडी आप पहले से ही सारे पॉसिबल रिस्क की एक लिस्ट बना के रखोगे, उसको एनालाइज करके रखोगे, सो इन दैट मैनर जब भी वो रिस्क आता है यू आर ऑलरेडी रेडी हाउ टू रिएक्ट व्हेन दैट रिस्क इज हैपनिंग. तो अनसर्टेनिटी को आप पहले से ही क्या करके रखो? एंटिसिपेट करके रखो, सो दैट यू कैन टेक द एक्शन प्लान एज यू हैव प्लान, है ना. आप इवेंट्स को चैनलाइज कर सकते हो. अगर ये रिस्क हुआ तो हमें ऐसे करना है, isn't it? So that you can identify the favorable opportunity and the threat also in advance, है ना, जिसकी वजह से आप मेजर डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हो और जिससे आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को भी क्या कर सकते हो? प्लान कर सकते हो. तो मैंने क्या क्या बोला बताओ. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, इवेंट्स को चैनलाइज कर सकते हो इन द वे यू हैव प्लान, है ना. यू कैन इंश्योर कि हमारा डेविएशन नहीं हो फ्रॉम द प्लान. यू कैन ऑल्सो इंश्योर क्या कि डैमेज शुड बी मिनिमल. वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द डैमेज which can be caused when the risk is crystallizing. Are we through with this or not? Tell me. So these are the objectives of risk management. Thank you, Futures Billionaire Empire. Krishna, I have already done your previous lecture. You are genius in SPM subject. Thank you so much. So tell me, are we through with this or not? अब बोल रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट करना कैसे है. मैंने आपको ऑलरेडी बोला हम लोग क्या करते हैं? रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, है ना, मेजर करते हैं.
तो अब अलग अलग बोल रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, रिस्क को मेजर करोगे। एंड हाउ डू यू मेजर रिस्क, ऑलरेडी वी हैव डन। वैल्यू एट रिस्क कैसे निकालते हो, सबसे पहले आप क्या चेक करते हो, प्रोबेबिलिटी क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। यू चेक द लाइक्लीहुड कि क्या चांसेस है कि ये रिस्क होगा, और अगर ये रिस्क होगा तो इससे इंपैक्ट क्या होगा। जैसे मैंने बोला ना 20% चांस है कि फायर होगा, और फायर हुआ तो मुझे 10 लाख का नुकसान, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितना हो, मेरा लॉस का वैल्यू कितना हुआ, 20% इंटू 10 lakhs, isn't it? तो वही मैंने बोला कि हम लोग सबसे पहले रिस्क का वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू ऑफ रिस्क कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं विद द एक्सपोजर ऑफ द रिस्क, ठीक है। तो यानी लाइक्लीहुड का मतलब प्रोबेबिलिटी, चांस वेदर द रिस्क विल हैपन, what are the chances, 20%, 30%, that is called as probability, and if risk happens what will be the amount of loss which you have to incur, so that is called as what, risk measurement. Notice risk pooling. What does the word risk pooling means? risk pooling का मतलब कौन करता है, जो एक बहुत बड़ा कंपनी है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को मिटिगेट करने का कोशिश करता है बाय प्रोवाइडिंग देम इंश्योरेंस अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली रिस्क पूलिंग इज डन बाय हुम, इट इज डन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इसमें होता क्या है, इंश्योरेंस कंपनी जो एक संग आती है और क्या गारंटी करती है, कॉम्पनसेशन गारंटी करती है। किसको किसको गारंटी करती है, अगेंस्ट द इंश्योर्ड पर्सन बाय टेकिंग अ प्रीमियम फ्रॉम देम, एंड दे आर गोइंग टू कवर दोज इंश्योर्ड अगेंस्ट द कैटास्ट्रोफिक रिस्क। आपने जिस रिस्क के लिए भी इंश्योरेंस लिया, विच में भी इंश्योरेंस अगेंस्ट फ्लड, इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर, इंश्योरेंस अगेंस्ट अर्थक्वेक, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस आते हैं ना, उसके अगेंस्ट आपने क्या ले लिया, इंश्योरेंस ले लिया, इजंट इट। तो अगर वो इवेंट होता है, अगर वो कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है, कोई फ्लड हो गया और आपने इंश्योरेंस फ्लड के अगेंस्ट ले रखा था, तो हु आर गोइंग टू इंडेमनिफाई यू अगेंस्ट दैट फ्लड लॉस, obviously the insurance company. So here you have transferred the risk to a third party which is an insurance company, that is called as what, risk pooling, ठीक है। Bharat, do not worry, we are going to do BV also, ठीक है, do not worry about it. MTP already sir has announced the session on which dates which subjects MTP is gonna be done, ठीक है। तो ऑलरेडी वो अनाउंस्ड है, प्लीज वाला स्केड्यूल को रेफर करो, ठीक है। चलो तो बताओ यहां तक पूरा पिक्चर क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी रिड्यूस द रिस्क बाय डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क रिडक्शन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो आपको अच्छे से पता है, आपको ऐसे पोर्टफोलियो, दो अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी ऐसे स्टॉक ऑफ शेयर में इन्वेस्ट करो हु आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड कि नेगेटिवली कोरिलेटेड। आंसर मी इन द चैट बॉक्स, देयर शुड बी पॉजिटिव कोरिलेशन कि नेगेटिव कोरिलेशन। आप बोलोगे मैम नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए, ताकि अगर एक स्टॉक मार्केट का वैल्यू गिर रहा है तो दूसरा स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न हाई फेच करके दे रहा है। सो देयर शुड बी व्हाट, पॉजिटिव की नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बोला, ये मेरा एक स्टॉक मार्केट है, ठीक है, ये मैंने एक इंडस्ट्री में लगाया, क्लियर है, और दूसरा जो इंडस्ट्री है वो पूरा इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, विच मींस कि जब ये फॉल करेगा ये राइज करेगा, और जब वो राइज करेगा ये क्या शो करेगा, बियरिश ट्रेंड। And when the stock market A is going to show the bearish trend, this stock is going to show the bullish trend. So both of them are moving in the opposite direction, which means my stock A and stock B are negatively correlated. They are moving in the opposite direction, है ना, they are moving in what, same direction की opposite direction, opposite direction. So here I am trying to reduce the risk by investing in such stock of shares which have got negative correlation. बट अगर आप बोलोगे नहीं मुझे तो पॉजिटिव कोरिलेशन वाले शेयर में इन्वेस्ट करना है, मुझे ऐसे दो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जहां पे एक ही साथ बुल होता है एक ही साथ बियर होता है, तो अगर आप समझो बियर होगा तो दोनों स्टॉक मार्केट में बियर होगा एक संग, इन दैट केस यू विल बी सफरिंग फ्रॉम अ मेजर लॉस। बट देन अगेन इट इज योर पर्सनल कॉल, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एवरीवन इज हैविंग देयर ओन रिस्क एपेटाइट। वैसे भी आपने सुना है रिस्क है तो इश्क है, तो अगर आपको यू आर अ रिस्क लवर देन यू गो फॉर पॉजिटिव कोरिलेटेड स्टॉक, पॉजिटिव कोरिलेटेड सिक्योरिटी। बट इफ यू आर रिस्क एवर्स, यू डू नॉट लाइक रिस्क, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक, है ना, वेयर द स्टॉक में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। आर वी थ्रू विद दिस और नॉट, क्लियर है। सो हियर वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द रिस्क बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, वेयर आई हैव इन्वेस्टेड इन वन पोर्टफोलियो जहां पे मेरा जब बुलिश ट्रेंड होगा तो दूसरे स्टॉक में मेरा बियरिश ट्रेंड होगा, दे हैव गॉट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और अगर आप दोनों ही स्टॉक को पॉजिटिव कोरिलेशन वाला स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे देन द चांसेस ऑफ रिस्क विल बी वेरी हाई। बट देन अगेन अगर रिस्क हाई है तो रिटर्न भी हाई होने का चांसेस है, बट लॉस भी एक्सट्रीमली हाई होने का चांसेस है। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है।
सो टेल मी आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? तो एग्जाम में बहुत बार आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिस्क रिडक्शन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो आप कैसे करोगे बताओ? यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम और आपको शो करना है कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, नेगेटिव कोरिलेशन, है ना? तब आप क्या करोगे? नेगेटिव कोरिलेशन है तो वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न मेरा लेस होगा। ऑल राइट, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड। क्लियर है? सो टेल मी गाइस, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बताओ? द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क मैपिंग। दे गिव यू ऑफन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिस्क मैपिंग। यहाँ पे आपको ज्यूरिच IC2 मॉडल भी बना कर आना है। रिस्क मैपिंग का मतलब क्या हो? व्हाट डज द वर्ड रिस्क मैपिंग मीन्स? रिस्क को मैप करना, यानी सबसे पहले आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्वांटिफाई कर रहे हो, असेस कर रहे हो, फिर इसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो, है ना, कि कौन सा रिस्क कितना ज्यादा खतरनाक है। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिस्क मैपिंग। यहाँ पे बेसिकली दिस अ ग्राफिकल डिपिक्शन, जहां पर आप एक तरफ क्या दिखा रहे हो? रिस्क होने का लाइक्लीहुड, व्हाट आर द चांसेस कि रिस्क होगा। सो ऑन द वाई एक्सिस व्हाट डू वी मेजर? वी मेजर द लाइक्लीहुड। ठीक है, क्या मेजर करते हैं हम लोग? लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी मेजर द इम्पैक्ट। तो आप समझो, आपको अगर लग रहा है कि रिस्क बहुत खतरनाक है तो वो ज्यूरिच IC2 मॉडल में इधर आएगा, विच मीन्स लाइक्लीहुड इज ऑल्सो वेरी हाई, इम्पैक्ट, और अगर मतलब रिस्क होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर हो गया तो उसका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है, यानी ये रिस्क बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिस्क है। तो इसके लिए आपको रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी सबसे पहला लेना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी रिस्क होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट रिस्क है। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया, दिस इज नथिंग बट व्हाट? अ ज्यूरिच IC2 मॉडल. So what is a risk mapping process? Risk mapping process is a process, it is a systematic or a comprehensive strategy where you are trying to identify the risk, prioritize the risk, quantify the risk, है ना, by measuring the likelihood and the impact of the occurrence. ठीक है, and this can be also done with the help of a graphical depiction by drawing a Zurich IC2 model. तो देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन से रिस्क है, ठीक है, which your business is exposed to, then you are trying to quantify the risk, then you are trying to prioritize which risk is more harmful to an organization. Can you see here? This is your Zurich IC2 profiler. कितना बार एग्जाम में दे ask you to draw, तो आपको करना क्या है? y एक्सिस में लाइक्लीहुड लिखना है, प्रोबेबिलिटी, x एक्सिस में इम्पैक्ट लिखना है। फिर देख रहे हो ये सारे जो रेड एरियाज है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, रिस्क होने का प्रोबेबिलिटी भी हाई है, और अगर हो गया तो उसका इम्पैक्ट भी हाई है। सो दीज आर वेरी डेंजरस रिस्क। ठीक है, प्लीज देख लो इसको बड़े अच्छे से। So they can ask you what is risk mapping. Now they can also ask you, this is important, what are the benefits of risk mapping? अगर इस तरह से हम लोग बता दे रहे हैं, डायग्राम बना ले रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा रिस्क बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है आपके बिजनेस के लिए, कौन सा बिजनेस रिस्क को आपको सबसे पहले जाकर कवर करना चाहिए, मिटिगेट करना चाहिए, है ना? सो दिस हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। एक एक्शन प्लान भी आप डिवाइस कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट को लिवरेज कर सकते हो, है ना? पहले से आप क्या रहोगे? रेडी रहोगे, तो अनसर्टेनिटी को आप कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, इंश्योरेंस प्रोग्राम वगैरह ले सकते हो। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द रिस्क मैपिंग। तो देखो क्या क्या बेनिफिट्स है रिस्क मैपिंग का। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैपिंग? वेरी इंपॉर्टेंट, दे आस्क यू इन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑल्सो इन लॉन्ग क्वेश्चन। क्या क्या बेनिफिट है? अवेयरनेस क्रिएट करता है, कौन कौन से रिस्क है जो कि आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल है, फिर इसके बेसिस पे आप अलग अलग सोल्यूशंस बना सकते हो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग कर सकते हो, एक्शन प्लान डेवलप कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हो, कौन ये रिस्क को मैनेज करेगा। रिस्क मैनेजमेंट को लिवरेज करके दिस कैन ऑलवेज एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर योर बिजनेस, है ना? फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंश्योरेंस प्रोग्राम डिजाइन। इससे आप ये भी देख सकते हो कि आपको इंश्योरेंस कौन सा लेना है, कौन सा कंपनी का नहीं लेना है। सो टेल मी, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट?
यस दिग्विजय, इट्स सफिशिएंट। आप मेरा मैराथन भी प्लीज देख लेना, ऑलरेडी मैंने सबको बोला है मैराथन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसपीएम बीवीएम का जो मेरा डिटेल्ड मैराथन है वो प्लीज मिस मत करना, उसको देख लेना आप। चलो अब हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। रिस्क इंडिकेटर, सबसे पहले क्या किया, प्रोसेस मैपिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द की प्रोसेस, डिफाइनिंग की रिस्क इंडिकेटर, इम्पैक्ट, ठीक है, एक्शन प्लान आइडेंटिफाई करना, एटसेट्रा। चलो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वेरी क्विकली, ईआरएम। अलग से मैं आपको बता रही हूँ, ईआरएम का कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट भी बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन आता है। व्हाट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, है ना, पूरा रिस्क को मैनेज करे, सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, ये जो प्रोसेस है ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ये कौन लेगा बताओ, टॉप लेवल की मिडिल लेवल? ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो दिस इज अ प्रोसेस विच इज अफेक्टेड बाय एंटिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, एंटिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। खाली एंटिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करेगा, बाद बाकी जो और पर्सनल है मिडिल और लोअर, वो भी इसमें क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, और इन लोग मिलकर क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे अक्रॉस द एंटरप्राइज। क्यों स्ट्रैटेजी बना रहे? टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क, टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इवेंट विच कैन अफेक्ट योर एंटिटी, एंड सो दैट यू कैन मैनेज द रिस्क विद इन योर रिस्क एपेटाइट, टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो प्लीज ब्रेक डाउन करो इसको। मैंने क्या क्या बोला, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, पॉइंट नंबर 1। फिर मैंने क्या बोला, कौन इसको इफेक्ट करता है, एंटिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं अक्रॉस द एंटरप्राइज। क्यों डिजाइन किया जाता है? पोटेंशियल इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, और हमें इंश्योर करना है कि हम रिस्क को मैनेज करके अपने रिस्क एपेटाइट के अंडर लेकर आ सके, टू मैनेज द रिस्क विद इन द रिस्क एपेटाइट, सो दैट अ रीजनेबल एश्योरेंस कैन बी obtained that we have achieved all the objective of the organization, to provide a reasonable assurance regarding the achievement of the entity's objective. Are we through with this or not? ठीक है। So what is enterprise risk management? आप समझ गए? क्लियर है? अजय आप वो मैराथन में रेफर कर लेना, आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो अलग से एक अपने आप में एक टॉपिक है ना। और अभी मुझे ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल भी आपको करवाना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सम्स आता है। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कर रही हूँ। तो मेरे को वापस से बताओ, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, मेरे संग लर्न करो। दे कैन आस्क यू दिस इन योर एग्जाम। एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस विच इज अफेक्टेड बाय द एंटिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट एंड द अदर पर्सनल विच दे आर अप्लाइंग थ्रू आउट द एंटिटी, ठीक है, where they are trying to identify the potential event which can affect the entity and manage the risk within the risk appetite, to provide a reasonable assurance that the entity's objectives can be achieved, ठीक है। तो वही पॉइंट्स को देखो, यहाँ पे भी इन्होंने ब्रेक डाउन करके लिखा है। ऑनगोइंग प्रोसेस, इफेक्टेड बाय पीपल, स्ट्रैटेजी सेटिंग अक्रॉस द एंटरप्राइज, आइडेंटिफाई पोटेंशियल इवेंट, रीजनेबल एश्योरेंस to achieve the objective. Are we through with this or not? Then next important question क्या पूछता है बताओ? What is the need for implementation of ERM? ERM क्यों implement करना है, क्यों रिस्क को मैनेज करना है? अरे यार रिस्क मैनेज नहीं होगा तो आपको नहीं लगता अचानक से आपको सरप्राइज चेक्स मिलेगा, परफॉर्मेंस आपका खराब हो सकता है। तो टू एंश्योर कि आपका परफॉर्मेंस खराब ना हो, अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी ना हो, उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, गुड कॉर्पोरेट कल्चर के लिए, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सेसफुली अडेप्ट टू द चेंजेस, ERM इज एसेंशियल। तो व्हाई इज ERM एसेंशियल? टू रिड्यूस द अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, enhance corporate governance, to adapt to the changing business environment, to fit to the corporate culture. So all these are the needs for the ERM. Are we through with this or not? ठीक है। अब बोलते हैं ERM का फ्रेमवर्क, कॉसो फ्रेमवर्क मैंने आपको पढ़ाया था। कॉसो फ्रेमवर्क याद है? कॉसो कौन है? कमीशन ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडवे कमीशन, जिन्होंने पूरा ERM का एक फ्रेमवर्क बनाया था। क्लियर है? तो ERM का फ्रेमवर्क में क्या क्या बोला था, क्या क्या करना पड़ता है बताओ? ERM का फ्रेमवर्क में ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है, इवेंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है, रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है रिस्क स्ट्रेटेजी के बारे में, मॉनिटरिंग करना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड एज क्या? फ्रेमवर्क ऑफ ERM। तो देखो फ्रेमवर्क में मैंने क्या क्या बोला। सबसे पहले क्या बोला? इन्वायरमेंट को एनालाइज करना। अलग से फ्रेमवर्क के ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है, आई एम टेलिंग यू, ERM का। तो ERM का फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या रहे? इंटरनल इन्वायरमेंट का एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव सेट किया, इवेंट आइडेंटिफाई किया, रिस्क असेस किया, रिस्क रिस्पॉन्स कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वेदर यू शुड एक्सेप्ट द रिस्क, वेदर यू शुड ट्रांसफर द रिस्क, रिड्यूस द रिस्क, कंट्रोल, इन्फॉर्म किया कि नहीं रिस्क स्ट्रेटेजी के बारे में, एंड
कीप ऑन मॉनिटरिंग इट, ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे अलग अलग रिस्क स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकता है। रिस्क रिटेंशन कर सकते हो, रिस्क रिडक्शन कर सकते हो, रिस्क मिटिगेशन, ठीक है। टेल मी आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? क्लियर है पूरा? नाउ अब बोल रहे व्हाट इज रिस्क रिटेंशन। व्हाट डज द वर्ड रिस्क रिटेंशन मीन्स? रिस्क रिटेंशन का मतलब क्या हुआ, जो रिस्क है आप उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो, तो रिस्क कब रिटेन करके रखोगे? दो केस में, या तो वो रिस्क होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, वेन यू आर ऑफ द ओपिनियन कि रिस्क जो है ना होगा ही नहीं, वेरी रेयर चांसेस कि रिस्क होगा, या फिर दूसरा अगर ये रिस्क हो भी गया ना तो इससे एक्सपोजर मेरा ज्यादा नहीं होने वाला है, द एक्सपोजर द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क इज वेरी स्मॉल। या तो रिस्क होगा ही नहीं, रिस्क होने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल, या तो मैंने क्या बोला, रिस्क अगर होगा तो उसकी वजह से जो इंपैक्ट होगा एक्सपोजर इज वेरी स्मॉल, सो इट इज बेटर टू एक्सेप्ट दोस काइंड ऑफ द रिस्क। ये रिस्क जो है ना हम लोग इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस नहीं ले सकते, नॉन इंश्योरेबल बिजनेस रिस्क है, और कुछ कुछ रिस्क वी हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि जब तक रिस्क एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमारा स्ट्रेटेजी है रिस्क को रिटेन करके आगे चलना, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है रिस्क है तो इश्क है, तो जब तक रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको रिटर्न कैसे मिलेगा? तो या तो मैंने क्या बोला, देखो, नो रिस्क नो गेन, तो आपने या तो बोला रिस्क आर सो स्मॉल ना कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो, या फिर उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज वेरी लो, या फिर मैंने क्या बोला कि लॉसेस जो है ना वो बहुत कम है इससे। क्लियर है? तो रिस्क रिटेंशन आप तभी कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको रिस्क को रिटेन करना है अप टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज रिस्क रिडक्शन? रिस्क रिडक्शन मतलब रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क मिटिगेशन, यू आर टेकिंग ऑल द पॉसिबल measures to reduce the effect of the risk which may be caused because of some physical changes, social changes, economical changes, social vulnerability, change in the interest rate. तो हाउ कैन यू मिटिगेट द रिस्क? रिस्क को रिड्यूस कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क? तो अब बोल रहे रिस्क रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? या तो आपने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, अपना काम खुद नहीं करके आप आउटसोर्स कर दे रहे हो एक एक्सीलेंट टीम ऑफ बीपीओ को, आउटसोर्सर को, जिन लोग स्पेशलाइज्ड है ये काम करने के लिए, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, हैजॉप सॉफ्टवेयर लगाया है जो बताता है कि हैजर्ड वगैरह को कैसे मैनेज करके रखना है। रिस्क मिटिगेशन मेजर्स कैन बी स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल, पैसिव और एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मिटिगेशन कैसे करो, हाउ कैन यू मिटिगेट द रिस्क? बाय सेटिंग ऑफ कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्ट। अब कोई बहुत बड़ा मेजर रिस्क हो गया तो आपको पता है लोग अलग अलग डीआरपी प्लान रख के रखते हैं कि अगर ये डिजास्टर हुआ तो हम लोग का ये डीआरपी प्लान एक्टिवेट हो जाएगा टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, है ना, जिसके लिए आप क्या करते हो, ऑलरेडी पहले से रिहैबिलिटेशन टीम, फिर डॉक्टर्स वगैरह से कॉन्टैक्ट करके रखते हो, डिजास्टर कैसे मैनेज करे, कोई अर्थक्वेक आ गया कहीं पे तो आपको पता है ना वहाँ के लोकलाइज्ड लोग तुरंत आ जाते हैं, क्रेन्स वगैरह आ जाता है, फिर लोकल जो हॉस्पिटल्स है, म्यूनसिपैलिटी है वो एक्टिव हो जाती है। तो ये सब पहले से ही आप क्या करते हो, प्लानिंग वगैरह करके रखते हो फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। और इसके लिए आपको पहले से उन्हें क्या देके रखना पड़ता है, ट्रेनिंग वगैरह भी देके रखना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान, ठीक है। अब उसके जीआईएस आप खुद से एक बार देख लेना क्या होता है, पूरा जो एरियल व्यू लेकर रखता है ना। एरियल व्यू क्या चीज का लेता है, जब कोई बहुत बड़ा नेचुरल हैजार्ड हो गया, डिजास्टर हो गया, है ना, तो उसका पूरा जगह का जो उससे इंपैक्ट हुआ है उसका पूरा एरियल व्यू, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो पूरा एरियल व्यू लेने में हेल्प करता है ऑफ द फ्लड अफेक्टेड एरिया या साइक्लोन अफेक्टेड एरिया एटसेट्रा। नेक्स्ट इज योर VAR, ऑलरेडी वी हैव डन। वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या हो गया, फिनेंशियल रिस्क को मेजर करने का मेथड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जांपल देख रहे हो, डिजिटल मैप हुआ, GIS हुआ, एरियल फोटोग्राफ, सैटेलाइट डेटा, टैबुलर डेटा एटसेट्रा, देख रहे हो ये, उसी से तो हम लोग फोरकास्ट करते हैं क्या इंपैक्ट होगा, क्या इंपैक्ट नहीं होगा एटसेट्रा, ठीक है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रही हूँ, ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल, ठीक है, उसका हम लोग अभी सम्स करने वाले हैं। सो वेरी क्विकली टेक आउट योर ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल।
कॉर्पोरेट फेलियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बार मैं आपको करवा रही हूँ, कॉर्पोरेट फेलियर जो है ना उसका मतलब क्या होता है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर। कॉर्पोरेट फेलियर का मतलब आप समझो, योर कंपनी इज फेलिंग, तो क्या सिम्टम्स है जो कि शो कर रहा है कि आपका कंपनी जो है पूरा बंद होने वाला है, या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कम हो रहा है, या फिर डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा हो गया है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो रहा है, तो लो प्रॉफिटेबिलिटी, हाई गियरिंग, लो लिक्विडिटी, ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ व्हाट, कॉर्पोरेट फेलियर। ये सब क्या हो गया, सिम्टम्स हो गया, क्या चीज का, कॉर्पोरेट फेलियर का। क्लियर है। अब इसके बाद कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का कॉजेज भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का कॉजेज मैंने आपको बोला था, ये हो सकता है टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण, कोई टेक्नोलॉजिकल कॉज, वर्किंग कैपिटल क्रंच के कारण प्रॉब्लम हो सकता है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इसका एक प्रॉब्लम था, मिसमैनेजमेंट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम, ओवर एक्सपेंशन वाज अ प्रॉब्लम, फ्रॉड वाज अ प्रॉब्लम, चंदा कोचर फ्रॉड, पुअरली स्ट्रक्चर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग है इनएफिशिएंट है, या कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। सो ऑल दीज कैन बी द रीजन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस। तो कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का रीजन देखो, मैंने अभी आपको बोला, इट कैन बी टेक्नोलॉजिकल कॉज, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम, ओवर एक्सपेंशन, इतना ज्यादा एक्सपेंशन कर लेना, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, विजय माल्या, किंगफिशर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनएफिशिएंट चेयरमैन, इनएफिशिएंट सीईओ ऑफ द कंपनी, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, मिसमैनेजमेंट, चंदा कोचर, ठीक है, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। सो ऑल दीज आर द कॉजेज ऑफ व्हाट, क्या क्या चीज का कॉजेज है, कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का। क्लियर है। तो एक बार देख लो अच्छे से, पूरा चैप्टर को 1 घंटे के सेशन में भारत कवर करना पॉसिबल नहीं है। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। सो प्लीज माइंड योर वर्ड्स। एंड वन मोर थिंग, ऑलरेडी मैंने आपको बोला पूरा मैराथन में डिटेल्ड लेक्चर मैंने दिया है, अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में करना आप मैराथन से भी कर सकते हो, और अदरवाइज यू कैन फॉलो माई रेगुलर क्लासेस। दिस इज अ मिशन सीरीज गोइंग ऑन वेयर वी आर इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ रिस्क मैंने बोला था स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है, जिसके हमने डिस्कशन किया। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का कॉजेज मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल का सम से इंपॉर्टेंट है, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। 9 PM से आपका नेक्स्ट सेशन आई थिंक। क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ सिकनेस। ये कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का रीजन था। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बताओ। कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का कॉजेज मैंने बताया, टेक्नोलॉजिकल पूरा डिटेल में, वर्किंग कैपिटल, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, मिसमैनेजमेंट, एग्जांपल दे देना, ओवर एक्सपेंशन, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन एंड ऑल, पुअरली स्ट्रक्चर्ड बोर्ड। अब मेरा यही एडवाइस रहेगा, आपको खाली हेडिंग लिख कर आना है, अंदर का यू आर स्मार्ट इनफ टू राइट 2 to 3 लाइन्स ऑन योर ओन, राइट, ठीक है। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बताओ, नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ सिकनेस ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। सिकनेस का क्या कॉज है, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ सिकनेस। सिकनेस का क्या कॉज है, कौन कौन से एरियाज के कारण जो है सिकनेस हो सकता है। जब आपने मैनेजमेंट कहाँ पे नहीं किया, या तो प्रोजेक्ट जब आपका जो आपने नया प्रोजेक्ट अंडरटेक किया था, एट द फॉर्मुलेशन स्टेज ओनली यू फेल्ड, प्रोजेक्ट का स्ट्रैटेजीज वगैरह ही गलत बनाया था। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आपने प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन अगर शायद ठीक से किया होता, आपने प्रोजेक्ट का टेक्निकल, फिनेंशियल, इकोनॉमिकल, वायबिलिटी, फिजिबिलिटी चेक ही नहीं किया था, इसलिए आपका प्रोजेक्ट फेलियर हो गया। सो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन स्टेज में ही खराब, या तो स्ट्रैटेजीज आपने सही फॉर्मुलेट किए थे बट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन वाज नॉट डन प्रॉपर्ली। क्लियर। तो या तो फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम था, या तो किसमें प्रॉब्लम था, प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन में। इंप्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम था बताओ, या तो जो प्रमोटर्स है उन लोग एडुकेट फंड्स को रेज नहीं कर पाए, या या फिर जो बैंक है जिससे आपने लोन के लिए अप्लाई किया था उसका लोन डिसबर्समेंट पॉलिसी गॉट फेल्ड, ठीक है, या फिर आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गया था प्रोजेक्ट का, समझ में आ रहा है। तो ये सब कॉजेज हो सकता है, या फिर पावर मिलने में, या लेबर का शॉर्टेज हो गया, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट चेंज हो गया। So all these are the reasons, some of the possible reasons, ठीक है, which can act as a barrier in the implementation of the project. Clear है। या तो फिर क्या हुआ, प्रोडक्शन के टाइम प्रॉब्लम हो गया। अब प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है बताओ, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आपने टारगेट सेट किया था उतना नहीं बना पाए हो, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो क्वालिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज, क्वांटिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ गया है। तो ये सब मेरा क्या हो गया, प्रोडक्शन देख लो, कॉस्ट बढ़ गया है, क्वांटिटी कम हो गया है, क्वालिटी खराब हो रहा है, तो ये सब क्या हो गया, प्रोडक्शन रिलेटेड कॉजेज। आर वी थ्रू विद दिस और नॉट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक
which we are supposed to discuss now is Altman Z score model, जिसके ऊपर हम लोग सम्स करेंगे. Altman कौन था? Altman was an expert जिन्होंने एक सर्वे किया था टोटल 33 फेल्ड और 33 नॉन फेल्ड फर्म का, जिसके बेसिस पे उन्होंने 20 अकाउंटिंग और नॉन अकाउंटिंग रेशियोज डिटरमाइन किया, जिसमें से उन्होंने सबसे 4-5 इंपॉर्टेंट रेशियोज को आइडेंटिफाई किया, 5 रेशियोज को, जो बोला ये रेशियो अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर ले तो हमें पता चल जाएगा कंपनी में कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस है कि नहीं है. तो वो 5 रेशियो क्या क्या था? यू शुड नो दिस 5 रेशियो. एक तो रेशियो क्या था? लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो कैसे निकलता है? वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट. दूसरा मेरा क्या था? रिटेन्ड अर्निंग टू टोटल असेट रेशियो. तीसरा क्या था? ईबीआईटी टू टोटल असेट रेशियो. चौथा क्या था? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस अगर है टू द बुक वैल्यू ऑफ डेट, है ना. ये बेसिकली आपका लिवरेज रेशियो है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो. और लास्ट वाला क्या था? सेल्स टू टोटल असेट रेशियो. ये 5 रेशियो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है. फिर हम लोग चेक करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं? Z का स्कोर निकालते थे. अगर मेरा Z का स्कोर का वैल्यूज निकालते थे, अगर Z का स्कोर 2.99 से ज्यादा आएगा, यानी इसका मतलब मेरा फर्म जो है नॉन बैंकरप्ट क्लास को बिलोंग करता है. लेकिन अगर 1.81 से कम आएगा यानी वो बैंकरप्ट है. और अगर दोनों के बीच में लाई करेगा 1.81 टू 2.99, दैट मीन्स इट इज इन ग्रे एरिया. ग्रे एरिया मतलब कि यू कैन नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर कि वो बैंकरप्ट है कि नहीं है. फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, फर्दर रिसर्च हैज टू बी डन to identify whether it belongs to the bankrupt class or non bankrupt class. ठीक है. तो ये 3 स्कोर हम लोगों ने डिस्कस किया था. इसको फटाफट मैं आपको अपना नोट से दिखाऊंगी, जिससे आपको कन्वीनियंटली क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ाया है मैंने. एक बार देख लो. समरी नोट्स आई एम गोइंग टू शो यू. लुक हियर, देख रहे हो, ऑल्टमैन ने रिसर्च किया था. सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगी, डू नॉट वरी. सो देयर वाज अ रिसर्च विच वॉज डन बाई ऑल्टमैन, है ना. 33 फेल्ड कंपनी, 33 नॉन फेल्ड कंपनी, ये 2 कंपनीज को लेकर उन्होंने रिसर्च किया. 22 अकाउंटिंग रेशियो, 22 नॉन अकाउंटिंग रेशियो डिटरमाइन किया, जिसमें से बोला 5 रेशियोज कैन बी used as an evidence to show whether the company is suffering from corporate failure or not. ठीक है. तो अब बोला पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये फॉर्मूला है Z स्कोर का, क्लोजली हेल्ड फर्म में ऑल्टमैन Z स्कोर का ये फॉर्मूला है, और NCR मॉडल में अलग है. ठीक है. कैश फ्लोज के बारे में वहां चेक करना है. तो अगर पब्लिक कंपनी का बात करूं तो Z स्कोर का फॉर्मूला क्या? लर्न करो मेरे संग. 1.2x1 प्लस 1.4x2 प्लस 3.3x3 प्लस 0.6x4 प्लस 1.0x5. यू हैव टू लर्न इट. मेरे संग लर्न करो. तो इसमें सम्स आता कैसे है? सारे रेशियोज का वैल्यू दिया रहेगा आपको. x1 x2 x3 x4 x5 दिया हुआ ही रहेगा. मैम x1 क्या एक बार बता दीजिए. आओ देख लेते हैं. x1 का फॉर्मूला क्या है? अभी मैंने आपको बोला 5 रेशियोज होता है. सबसे पहला रेशियो मैंने बोला लिक्विडिटी का मेजर, जिसका फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट. पहला फॉर्मूला क्या है बताओ, लर्न करो मेरे संग. x1 स्टैंड्स फॉर व्हाट? वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट. x2 क्या है? रिटेन्ड अर्निंग बाय टोटल एसेट. x3 क्या है? ईबीआईटी बाय टोटल एसेट. तो देख रहे हो अभी तक हमने जितना भी फॉर्मूला किया सब में डिनोमिनेटर में टोटल एसेट है. एक में लिक्विडिटी का है, वर्किंग कैपिटल आ गया. एक में रिटेन्ड अर्निंग का है. एक में क्या है? अर्निंग्स का है, ईबीआईटी का. फिर x4 में क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट. अब क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसीलिए इक्विटी और प्रेफरेंस का मार्केट वैल्यू लेना है. यही अगर प्राइवेट कंपनी होगा तो इसका आपको बुक वैल्यू ही लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का हमें मार्केट वैल्यू नहीं पता है. ठीक है. तो यहाँ पे x4 क्या हो गया बताओ? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट. माइंड यू x4 में नीचे टोटल असेट नहीं है, रादर बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट है. अगेन x5 में क्या? सेल्स बाय टोटल असेट. तो आपको लर्न हो गया ऑलमोस्ट 4 जगह नीचे टोटल असेट है, खाली x4 में नीचे क्या? बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट. एक बार मैंने क्या बोला? x1 वर्किंग कैपिटल बाय टोटल असेट, x2 रिटेन्ड अर्निंग बाय टोटल असेट, x3 ईबीआईटी बाय टोटल असेट, x4 मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट, x5 क्या है? सेल्स बाय टोटल असेट. ठीक है. तो ये सारे वैल्यूज आप देखोगे दिए हुए एग्जाम में. x1 x2 x3 x4 x5 दे आर गिवन इन द सम. अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे पुट करना है. 1.2x1 plus 1.4x2 plus 3.3x3 plus 0.6x4 plus 1.0x5. Computing the values you have to check z का वैल्यू कितना आया. अभी मैंने आपको बोला अगर z का वैल्यू 2.99 से ज्यादा आता है दैट मीन्स इट्स अ नॉन फेल्ड फर्म. 1.81 से कम आता है यानी वो बैंकरप्ट कंपनी है.
और अगर दोनों के बीच में लाई करते हैं, मैंने बोला ग्रे एरिया, यानी कि अभी आप क्या हो, क्लियर नहीं हो कि आप उसको किस क्लास कैटेगरी में डालोगे, बैंकरप्ट की नॉन बैंकरप्ट कैटेगरी में डालोगे, विच इज कॉल्ड एज विच एरिया, ग्रे एरिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेरे को बताओ क्या है, प्राइवेटली हेल्ड फर्म के लिए, प्राइवेटली हेल्ड फर्म के लिए भी x1 x2 x3 x4 x5 सेम है, खाली मैंने x4 में क्या बोला, क्या आ जाएगा बताओ, मार्केट वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। बाद बाकी आप देखो इसमें भी x1 x2 x3 x4 x5 सेम है, लेकिन फॉर्मूला चेंज है। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला। मैंने आपको अपने रेगुलर क्लासेस में टेक्निक भी बताया था फॉर्मूला लर्न करने का। फॉर्मूला क्या है बताओ, 0.717x1 प्लस 0.847x2 प्लस 3.107x3 प्लस 0.420 420x4 प्लस 0.998x5। प्लीज गाइज लर्न इट। ये किसके लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए, प्राइवेट फर्म के लिए। तो आपको चेक करना पड़ेगा सम्स में क्या पूछ रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड है कि प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड बोलेगा तो वो फॉर्मूला हो गया 1.2 वाला, प्राइवेट बोलेगा तो ये हो गया। पब्लिक और प्राइवेट का सारा x1 का वैल्यू सेम है, x1 x2 x3 x4 x5, खाली x4 का वैल्यू प्राइवेट फर्म में क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग मार्केट वैल्यू नहीं निकालते, खाली यही चेंजेस है, बाद बाकी पूरा सेम है। फिर यहाँ पे भी आप क्या देखोगे, z का वैल्यू कितना है, वहां पे z का वैल्यू मैंने क्या बोला था, ग्रेटर देन 2.99 ना, यहाँ पे z का वैल्यू 2.9 से बड़ा, अगर 2.9 से बड़ा है तो सेफ जोन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक लिमिट और आ गया 1.23 से कम, अगर 1.23 से कम है तब बोलेंगे डिस्ट्रेस जोन, और अगर 1.23 और 2.9 के बीच में तो क्या बोलेंगे, ग्रे जोन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, वहां 2.99 था, यहाँ 2.9 है, वहां 1.81 था, यहाँ 1.23 है, और दोनों के बीच में लाई करेगा तो क्या हो गया, ग्रे एरिया। टेल मी आर वी थ्रू विद दिस और नॉट। ठीक है, अब हम लोग एनसीआर मॉडल करेंगे, जहां पर क्या बोला कि 3 चीज निकालना है, कॉर्पोरेट सिकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए 3 पैरामीटर होना चाहिए। एक क्या हो गया आपका, बताओ, कैश प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट टोटल नहीं निकालना है, कैश प्रॉफिट कितना हुआ है। फिर दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, तो एक हो गया आपका प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर, एक हो गया लिक्विडिटी का मेजर, और एक सॉल्वेंसी का मेजर के लिए आप नेटवर्थ निकालोगे। अब इसमें से कोई भी एक भी पैरामीटर अगर नेगेटिव आ जाता है, यानी इसका मतलब द कंपनी हैज अ टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग सिक। अगर तीनों ही नेगेटिव है तो मतलब सिक है, ठीक है, और अगर एक से ज्यादा है तो इंसिपिएंट सिकनेस है, इनहेरेंट सिकनेस, और अगर तीनों ही नेगेटिव आएगा तो फुल्ली सिक। तो देखो मैंने क्या बोला, तीसरा वाला क्या, एनसीआर मॉडल, जिसमें क्या बोला 3 पैरामीटर निकालना है वहां पे, यू हैव टू कंप्यूट द कैश प्रॉफिट, यू हैव टू कंप्यूट द नेट वर्किंग कैपिटल एंड देन यू हैव टू कंप्यूट द नेटवर्थ। ये 3 चीज निकालोगे, इसमें से अगर एक नेगेटिव आया, तीनों पैरामीटर में से एक नेगेटिव है, दैट मींस फर्म हैज अ टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग सिक। 2 नेगेटिव है, इंसिपिएंट सिकनेस, तीनों नेगेटिव है, दैट मींस फुल्ली सिक। तो प्लीज एक बार ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा रही हूं, आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करो, प्लीज रिवाइज इट, this is very important, 100% you can expect sums from this section. Inherent, such it means inherent. Learn the formula. Formula देखो और बताओ, are we through with these formulas or not? And then revise these parameters, these limits. Are we through with this? अब यहां पे एक बार आप चेक कर लो, टोटल एसेट में आप क्या क्या लोगे, फिक्स एसेट प्लस करंट, फिक्टिशियस नहीं लोगे। रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकालोगे, अगर बाय चांस द रेशियो इज नॉट गिवन तो आपको निकालना पड़ेगा ना बैलेंस शीट से, रिजर्व सरप्लस प्लस पीएल क्रेडिट माइनस फिक्टिशियस एसेट। टोटल डेट कैसे निकलेगा, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या आएगा, स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश और बैंक, ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करना है। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला डीपीएस बाय ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। पी रेशियो का फॉर्मूला प्राइस बाय अर्निंग, एमपीएस बाय ईपीएस, है ना।
अब बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए ना अलग फॉर्मूला है जेड स्कोर का, मैं आपको बोलूंगी आप छोड़ दो, इतना फॉर्मूलाज आप नहीं याद कर पाओगे, आप खाली पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का याद कर लेना, हो जाएगा। ये ऑलरेडी देखो मैंने इसके लिए शॉर्ट नोट बना दिया है। कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का कॉजेस मैंने आपको पहले भी करवाया था, यहाँ दोबारा लिख दिया। टेक्नोलॉजिकल, पोअरली स्ट्रक्चर्ड बोर्ड, ये सब देख रहे हो। वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम, ओवर एक्सपेंशन, मिसमैनेजमेंट, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। कॉजेज ऑफ सिकनेस का मैंने बताया, इंटरनल एक्सटर्नल 2 कॉज है। फिर याद है हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में, प्रोडक्शन में, या मार्केटिंग में प्रॉब्लम, या फिनेंस में, या फिर जनरल एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर एनसीआर मॉडल के लिए 3 चीज निकालना होता है ना, कैश प्रॉफिट, नेट वर्किंग कैपिटल, नेटवर्थ। कैश प्रॉफिट कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट जो सम में दिया हुआ है उसमें सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड बैक करोगे, नॉन कैश इनकम लेस करोगे, निकल गया, वेरी इजी। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। नेटवर्थ कैसे निकालोगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। यस, मैं आपको ये नोट शेयर कर दूंगी योगेश, डू नॉट वरी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर यू दीज नोट्स, ठीक है, डू नॉट वरी। अब हम लोग एक सम करेंगे, बहुत ही बेसिक सा सम, ध्यान से देखना एंड टेल मी आर वी थ्रू विद दिस और नॉट। Sums are important. From the information given below, calculate the Altman Z score. Z score निकालना है आपको यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले x1 देखो क्या हो गया, x1 मेरा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट ही तो मेरा x1 होता है, तो कैन आई से दिस इज x1 गिवन। x2 मेरा क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग बाय टोटल असेट, मेरा x2 भी दिया हुआ है। x3 मेरा क्या होता है, EBIT बाय टोटल असेट, यानी मेरा x3 भी दिया हुआ है सब में। और पक्का देखो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, यानी ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इसीलिए दिया और डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट, ये मेरा x4 है। और सेल्स बाय टोटल एसेट मेरा क्या x5 है, तो x1 x2 x3 x4 x5 इज गिवन। और पब्लिक लिमिटेड का सम है ना, पब्लिक कंपनी का सम है, पब्लिक फर्म का, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ, 1.2, हाउ विल यू सॉल्व इट, 1.2 x1 प्लस बोलो क्या है 1.4 x2 प्लस क्या था फॉर्मूला 3.3 x3 प्लस क्या था बताओ 0.6 x4 प्लस क्या था 1.0 x5, है ना, दिस वाज अ फॉर्मूला। तो बस आप पुट ही तो करना है, और करना क्या है 1.2 इंटू क्या करोगे 25%, वैल्यू निकाल के दो मेरे को, प्लस 1.4 इंटू x2 मेरा कितना है 30%, 30% लिखो, प्लस 3.3 इंटू x3 मेरा कितना है 15% मल्टीप्लाइड बाय 15%, प्लस 0.6 इंटू x4 मेरा कितना है 150%, प्लस 1 इंटू x5 यानी 2, 1 इंटू 2 इज 2 ओनली। सॉल्व करके बताओ मेरे को कितना आंसर आ रहा है। यस टोजन, इसका वैल्यू मेरे को बताओ कितना आ रहा है। पेड गुडविल है तो लोगे, नहीं तो नहीं लोगे, बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। प्लीज एनीवन गिव मी द वैल्यू ऑफ दिस, इसको ऐड करके बताओ फाइनल फिगर कितना आ रहा है, आई एम वेटिंग फॉर यू। इसको ऐड करके बताओ क्या आ रहा है, प्लीज ऐड इट एंड गिव मी द वैल्यू, ऐड इट एंड गिव मी द वैल्यू, हाउ मच यू आर गेटिंग, हाउ मच यू आर गेटिंग, ऐड करके बताओ इसको कितना आंसर आ रहा है। थैंक यू वर्णिका। सो आंसर यू आर गेटिंग इज 4.155। तो ऑलरेडी हमने इसका लिमिट पहले ही डिफाइन किया था। अगर मेरा जेड स्कोर, यही मेरा जेड स्कोर है, अगर जेड स्कोर का वैल्यू 2.99 से ज्यादा आता है, दैट मीन्स कंपनी इज कंप्लीटली साउंड, इट्स नॉन बैंकरप्ट कंपनी, है ना, इट्स नॉट फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ एनी बैंकरप्ट कंपनी, इजंट इट। सो वेरी इजी, वी हैव डन इट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आर वी थ्रू विद दिस, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, टेल मी गाइज, आर वी थ्रू विद दिस। चलो एक सम बस मैं आपको और करवाऊंगी, कम टू सम नंबर 3, रीड द सम। यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियो सारे दिए हुए, वर्किंग कैपिटल टू टोटल असेट, वर्किंग कैपिटल टू टोटल असेट अभी हमने किया, क्या है मेरा x1, रिटेन्ड अर्निंग टू टोटल असेट मेरा x2 है, EBI टू टोटल असेट मेरा x3 है। नाउ बी केयरफुल, हाउ टू नो व्हेन टू अप्लाई विच फॉर्मूला, चेक करो यहाँ बुक वैल्यू दिया हुआ है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी मतलब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी का सवाल है, और क्लोजली हेल्ड कंपनी का अगर सवाल आता है तो जेड स्कोर का फॉर्मूला चेंज हो जाता है,
0.717x1 plus 0.847x2 plus 3.107x3 plus 0.420x4 plus 0.998x5, ये वाला फॉर्मूला था ना जेड स्कोर मॉडल का। तो यानी ये मेरा x4 है और ये मेरा क्या x5, बट ये किसके लिए है? पब्लिक लिमिटेड की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। तो फॉर्मूला बताओ क्या था जेड स्कोर का? अभी मैंने बोला 0.717x1 है ना, ये फॉर्मूला था कि नहीं बताओ, प्लस 0.847x2 प्लस क्या था बताओ, 3.107x3 प्लस 0.420x4 प्लस 0.998x5। टेल मी दिस फॉर्मूला इज क्लियर और नॉट? लर्न करना ये फॉर्मूला, यू डू नॉट हैव टू डिराइव इट। अब बस यू हैव टू अप्लाई द वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज को आपको पुट करना और करना है कि एवरीथिंग इज गिवन हियर। तो क्या लिखोगे बताओ? 0.717 इंटू x1 इज हाउ मच? 0.250 है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.25 से, प्लस 0.847 इंटू x2 का वैल्यू कितना है? टेल मी, 50% है, तो x2 50% मतलब कितना हो गया? 0.50 प्लस 3.107 इंटू x3 कितना है बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3? 19%। कैन आई राइट इट एज 0.19 प्लस 1.65 है ना, x4 का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कितना करोगे बताओ? मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे? 0.420 प्लस 0.998 मल्टीप्लाइड बाय x5 का वैल्यू कितना है? 3 टाइम्स। टेल मी हाउ मच यू आर गेटिंग। इसको सॉल्व करके मेरे को फिगर बताओ कितना आ रहा है। एडिंग दिस हाउ मच यू आर गेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। और यहाँ पे आपको पता है ना लिमिट मेरा क्या चेक करना है? ग्रेटर देन 2.99 नहीं, ग्रेटर देन 2.90 आने से ही हो जाएगा। चेक करके बताओ कितना आ रहा है, चेक करके बताओ इसका वैल्यू कितना आ रहा है। इज इट ग्रेटर देन 2.9? इज इट ग्रेटर देन 2.9? मेरे को लग रहा है इसका वैल्यू ग्रेटर देन ही आएगा 2.9। यस, वेरी गुड योगेश, वेरी गुड, करेक्ट। इसका आंसर 4.88 आ रहा है, विच मीन्स इट इज ग्रेटर देन 2.9। तो अगर 2.9 से ज्यादा है तो अगेन ये क्या प्रेडिक्ट करेगा कि अगेन इट इज अ नॉन बैंकरप्ट कंपनी, है ना, इट्स अ सॉल्वेंट कंपनी। टेल मी, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? क्लियर है? एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत है बताओ? आर वी थ्रू विद दिस और नॉट गाइस? प्लीज टेल मी। ठीक है, अब एग्जाम में 2 तरीके का सम आएगा, कितनी बार रेशियोज दिया रहेगा, ठीक है, और कितनी बार रेशियोज नहीं भी दिया हुआ रहेगा। तो रेशियोज नहीं भी दिया रहेगा तो आपको खुद को कंप्यूट करना पड़ेगा ना रेशियोज, यस और नो? ठीक है, एनसीआर मॉडल का एक सम करना चाहोगे आप? यू वांट मी टू डू एनसीआर मॉडल का सम, कैश प्रॉफिट मार्जिन वगैरह निकालना है अगर आपको तो एक सम मैट में है मेरे एनसीआर मॉडल का। जेड स्कोर मॉडल में ये सब टाइप के सम्स आते हैं। एक सम आपको और है, ये रहा देखो एनसीआर मॉडल का। दिस इज द सम फॉर एनसीआर मॉडल। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? असर्टेन द स्टेज ऑफ सिकनेस। तो स्टेज ऑफ सिकनेस मतलब 3 पैरामीटर निकालना होगा, 3 पैरामीटर, कैश प्रॉफिट निकालना होगा, नेट वर्किंग कैपिटल निकालना होगा, नेट वर्थ निकालना होगा, है ना। सबसे पहले क्या निकालोगे? कैश प्रॉफिट। तो कैश प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, पीएल डेबिट दिया हुआ है, आप देख रहे हो ये चीज ऑलरेडी आपका नेगेटिव में, आपका जो नेट प्रॉफिट है किसमें? ऑलरेडी नेगेटिव में। उसमें क्या ऐड बैक करोगे? क्या ऐड बैक करोगे बताओ? यू आर गोइंग टू ऐड बैक द नॉन कैश एक्सपेंसेस, है ना। तो ऑलरेडी आप देख रहे हो ये आपका -40 है, इसमें आपको ऐड बैक करना है। क्या ऐड बैक करना है? डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ 8 CR ऐड करोगे, है ना। और क्या ऐड बैक करोगे बताओ? और क्या ऐड बैक करोगे? और उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ये भी ऐड करोगे 1.60, है ना। और कोई अगर इनकम वगैरह है तो वो लेस करना है, या दिया हुआ ही नहीं है कोई इनकम, तो कितना आया मेरा बताओ? ये नेगेटिव ही आ रहा है मेरा। हाउ मच यू आर गेटिंग बताओ? कैश प्रॉफिट मेरा कितना आएगा? व्हाट इज द फिगर ऑफ कैश प्रॉफिट विच यू आर गेटिंग? टेल मी गाइस, कैश प्रॉफिट मेरा कितना आएगा? कैश प्रॉफिट हाउ मच यू आर गेटिंग? टेल मी। अच्छा, एक चीज और चेक कर लो यहाँ पे, नेट लॉस इज गिवन 25.60 crores. दिस इज द नेट लॉस दे हैव गिवन यू। ये नहीं लोगे, सॉरी, नेट लॉस ये वाला लोगे ना करंट ईयर का, एब्सोल्युटली सॉरी। इसको कितना लोगे बताओ? 25.60। अब बताओ कितना आ रहा है?
कितना आया बताओ, हाउ मच यू आर गेटिंग, इसको सॉल्व करके हाउ मच यू आर गेटिंग, टेल मी। नेगेटिव आ रहा है क्या, चेक करके बताओ। नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है ना, कितना आ रहा है, सॉल्व इट। 16 CR आ रहा है, वो भी माइनस, तो यानी ऑलरेडी आप देख रहे हो कि एक पैरामीटर तो मेरा नेगेटिव हो ही गया। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करो, करंट एसेट कितना दिया हो 57.60, करंट लायबिलिटी कितना लोगे 78.40, ये भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेट वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है, फाइंड आउट नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज आल्सो कमिंग टू नेगेटिव, 57.60 माइनस योर करंट लायबिलिटी 78.40, इट इज कमिंग नेगेटिव, कितना माइनस 20.80 करोड़ आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, दो चीज तो नेगेटिव हो गया, कैश प्रॉफिट भी नेगेटिव आया, नेट वर्किंग कैपिटल भी नेगेटिव आया। अब हम लोग नेटवर्थ निकालेंगे, नेटवर्थ निकालो, नेटवर्थ कैसे आएगा आपका बताओ, शेयर्स प्लस रिजर्व्स, इक्विटी शेयर्स कितना है 20.8 है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 20.8 करोड़। अच्छा यहाँ पे रिजर्व्स और सरप्लस आपका नेगेटिव में, तो ये क्या हो गया -40 हो गया ना, माइनस PL डेबिट, ठीक है। अब इसमें से और क्या माइनस करना है मेरे को बताओ, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, isn't it? तो एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दो, कितना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दो, you'll get the answer, all right। तो नेटवर्थ देख लो कितना आ रहा है, या डायरेक्टली आप कर लो नेटवर्थ टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी की जगह डायरेक्टली व्हाट यू कैन डू, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस कर लोगे तो भी तो मेरा नेटवर्थ आ जाएगा। या तो टोटल एसेट में से हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करते हैं नेटवर्थ निकालने के लिए, या सिंपली वी कैन डू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो इक्विटी इज 20.8 प्लस रिजर्व्स माइनस में, तो 20.8 माइनस 40 करोगे तो 19.2 आएगा, यानी ये भी नेगेटिव है, माई गॉड। सो ऑल द 3 पैरामीटर्स आर नेगेटिव, तीनों के तीनों ही पैरामीटर्स नेगेटिव है, यानी यहाँ पे क्या, फुल सिक, फुल्ली सिक। तो किस स्टेज ऑफ सिकनेस में, थर्ड स्टेज, फुल्ली सिक, द कंपनी इज फुल्ली सिक, ठीक है। सो लेट अस कीप द सेशन टिल हियर। मैंने डिस्कस करवा दिया इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको अलॉन्ग विद द थ्योरी। अगेन आई एम टेलिंग यू, ERM फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ERM बेनिफिट्स, ERM का मेथड, स्टेप्स, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क इज इंपॉर्टेंट, ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल से सम्स आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज सेशन। सो इफ यू गाइज हैव एंजॉयड द सेशन, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, and please give your comment in the feedback section once the live streaming gets over. Do comment in the comment section whether you guys have enjoyed the lecture or not. Bye bye, take care, lots of love.